हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। हर बार की तरह मैं आपसे इस बार भी वही बात कहना चाहूंगी जिसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में, और वो है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है, तो आज का तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, और काफी बड़ा टॉपिक है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में कवर किया जाए, तो इसको मैंने दो पार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो फर्स्ट पार्ट है आपके लिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो पढ़ रहे हैं हम, इसको पढ़ने से पहले देख लो कि है कौन जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया है। So these were the two scientists who has given the crystal field theory. The crystal field theory was proposed by physicist Hans Bethe and John Hensbosch van Wilk in 1930s. The theory was originally developed by Bethe in 1929 in his paper Term Splitting in Crystals. ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा किसी भी थ्योरी को पढ़ाती हूँ तो आपको पता होगा कि मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ अपने सामने हो। हम हमेशा आगे हवा में उड़ते जाते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को दिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी क्वेश्चन है मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी जब मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। ये कुछ क्वेश्चन है छठे बटे, इसलिए मैं आपको रीड नहीं कर रही हूँ। आप इस क्वेश्चन में गो थ्रू करिए, देखिए आपको क्वेश्चन बनता है कि नहीं। टॉपिक को पढ़ने के बाद पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। कभी भी आप कोई नोट्स बनाएं तो उसका की पॉइंट बना लीजिए। जैसे कि हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। पहली बात तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। दूसरा, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हैं आपके की पॉइंट, इसको की पॉइंट बोला जाता है। या आप अपनी चैप्टर के या अपने हर टॉपिक के फर्स्ट पन्ने में आप बना के रख सकते हो, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही आसानी होगी ये समझने में कि इस टॉपिक का कौन सा हिस्सा है जो मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप 10 पेज का अगर नोट्स बनाए होंगे तो आप कुछ सोचो कि 10 पेज आप पलट के पढ़ोगे जरूर। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं पढ़ोगे, बट ये जो है आपको हाईलाइटेड रहेगा दिमाग में। हाँ भाई, मुझे ये वाला पर्टिकुलर एरिया नहीं आ रहा, तो मैं इसको फटाक से एक बार ध्यान में कर लूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम पूरे टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट विल बी कवरिंग द होल टॉपिक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कुछ भी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाह रही हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप तभी पढ़ना जब आपने वीबीटी थ्योरी पढ़ चुके होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे ही चैनल के वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी पढ़े होगे, आप वीबीटी पढ़ चुके होगे तब आपको सीएफटी समझ में आएगा। क्योंकि देखो, वीबीटी में जो भी चीजें थी सीएफटी ने वीबीटी की सारी चीजों को खारिज कर दिया था, कह दिया था गलत है भाई, तुमने जो भी कहे वो गलत है। हमने वीबीटी में क्या पढ़े थे, हमने वीबीटी में पढ़े थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। आपको याद होगा। सीएफटी ने कहा जी नहीं, आप गलत हैं। नाउ व्हाट सीएफटी सेड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is a model used to describe the interaction between a transition metal ion and its surrounding ligands. Now ligands आप सबको पता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। The theory is purely based on electrostatic interaction between the metal, positively charged ion of course, and the ligand which is negatively या neutral हो सकता है। CFT was developed to explain the splitting of energy level of d orbital when transition metal form complexes, especially with respect to their मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर एंड। ठीक बात है, मैंने अभी सारे के सारे पॉइंट आपको रीड कर दी तो चटाई लग रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करवाना चाह रही हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोल रही थी। ये वो मॉडल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन बताया गया है। इस शब्द पे फोकस करो, इसीलिए मैंने उसको ब्लू से हाईलाइट किया है। तो इंटरैक्शन बताया गया, जबकि जब अपन वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें इंटरैक्शन की बात नहीं हुई थी। उसमें क्या बोले थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। इसमें उस चीज को पूरा नकार दिया गया कि भाई आपने जो भी बोला है वो गलत है। सही बात क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोई कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है पूरी तरीके से, खत्म बात, राइट।
ओके, सो द थर्ड पॉइंट, अब कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विल कम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन क्या है, कैसे आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया, वीबीटी वाले ने बोला, तो वो गलत क्यों है, आप इसको प्रूव करो। तो हम इस पे आप अभी आगे बात कर रहे हैं। और द थर्ड पॉइंट क्या है, इसका बहुत अच्छा सा जो पॉइंट है सीएफटी का, हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ये चीजें सबके अंदर होना चाहिए। अब हमने बोला, मैंने आपसे अभी बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। तो जो वीबीटी को खारिज किया गया कि बोल के कि ये मॉडल गलत है, सीएफटी कह रहा है भाई मेटल और लिगेंड के बीच में तो है कोई ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग है ही नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी होता है। तो जहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दो एंड होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा एरिया बोल सकते हो। तो जब एक पॉजिटिव मेटल और एक नेगेटिव जो है, इनके बीच में ये जब दोनों आसपास पास रहेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बोल दिए। ये बोल दिए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, राइट। लेकिन ये जो बात थी ना, यहाँ पे ये बात खत्म नहीं हुई है। वीबीटी के अनुसार, वीबीटी ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है, तुम्हारी बात पे मान गया कि एक प्लस से एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। लेकिन भाई लिगेंड जो है वो हर बार नेगेटिव तो नहीं होता, वो न्यूट्रल भी होता है। अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जब वो न्यूट्रल रहेगा, मतलब कि जब H2O रहेगा, ठीक है, H2O जो है वो न्यूट्रल है, तब उस समय क्या कंडीशन कहोगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी? तो सीएफटी ने कुछ भी नहीं कहा, बोला बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। कैसे होगी? कि देखो, जो H2O है, H2O में आप जानते हो कि ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल, H जो है वो पॉजिटिव है और ये क्या है, माइनस है, माइनस है। डायपोल क्रिएट हो गया, इसमें दो पोल है डायपोल है, हालांकि हालांकि ऑल टुगेदर तो ये न्यूट्रल है, अदरवाइज इसमें क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से बना है, तो डायपोल क्रिएट हो गया। तो जो इसका जो नेगेटिव वाला है, जब वो मेटल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। उसने बोल दिया कि चाहे न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, बात खत्म, hence proved, right? The statement is CFT views the interaction between ligand and the metal as purely electrostatic, that is negatively charged ligand or the negative part of the polar ligands, यही मैंने अभी लिखी हूँ, repel the electron in the d orbitals of the metal ion. The repulsion causes certain d orbitals to become higher in energy while other become lower in energy depending on their orientation relative to the ligands. आराम आराम से पढ़ती हूँ भाई, सांस ले लेके पढ़ो। देखो यही बात हमने यहाँ पे कह दी है कि चाहे आप सेकंड लाइन पे अगर फोकस करो, यहाँ पे मैंने लिखी हूँ दैट इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर लिगेंड। अब ये जो इस टाइप के होंगे न्यूट्रल वाले, उनमें भी आप ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो बना कैसे न्यूट्रल, पोल्स तो हैं उसमें दो, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन है, ये जो भी चीजें हैं डी ऑर्बिटल के बीच में, ये एनर्जी का डिफरेंशिएशन जो बोल रहे हो आप, हाई एनर्जी में चला जाएगा, लो एनर्जी में चला जाएगा, ये सब अभी हम आगे स्टेप में बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि डी जो ऑर्बिटल है उसमें टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, राइट। अब उन पांचों की जो एनर्जी अपन डी जेनरेट बोलते हैं, जिसकी एनर्जी सेम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन अलग अलग रहता है, शेप बनाएंगे भी तब समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला पूरा क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां पे भी डाउट हो आप आगे नहीं बढ़ो, वहीं रुक जाओ, उसको समझो, उसको पूछो। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये हम जो बात कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया लिगेंड, ये हो गया आपका मेटल। लिगेंड का काम क्या है, ठीक है, क्योंकि मेटल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। लिगेंड का काम क्या है कि वो मेटल के पास गया, अट्रैक्शन हुआ, और ये क्या करेगा, उसके आसपास, मेटल के आसपास घूमना शुरू कर देगा। घूमना शुरू कर दे रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है मेटल के आसपास, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ions have electrons in d orbitals. When these metal ion form complexes with ligands, that is water, ammonia, chloride, etc., the ligands approach the metal ion and interact with its d electrons, creating an electrostatic field. सीधी सादी सी बात है। ट्रांजिशन मेटल आयन जो है, इनके पास क्या है,
कौन से इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल है। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं वो क्या है, उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल आयन है जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं लिगेंड के साथ, चाहे वो वाटर हो, अमोनिया हो, क्लोराइड हो, जो भी है, और जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन के पास तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे इसको समझाने का उद्देश्य इतना सा था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्म बाय टर्म चल रहे हैं, ठीक है। सो दीज लिगेंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज और डायपोल। ये जो CFT जब आप पढ़ेंगे ना तो ये लिगेंड हर जगह लिगेंड टर्म ना आगे हो सकता है, बहुत सारी बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट चार्ज बोला जाएगा, ये डायपोल बोला जाएगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट चार्ज या डायपोल यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड को कर रहा है। इसीलिए जो थे हेंस बेटी, उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों है मेटल और लिगेंड, इनके बीच में भाई कोई बॉन्ड वॉन्ड अपना तुम्हारा कोवेलेंट वाला बॉन्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसीलिए इसको पॉइंट चार्ज कहा जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पांचों कोले दिख रहे होंगे। ये पांचों कोले क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब इनके पास ये जो एरो से मैंने बनाया है क्या है, लिगेंड है। ये जो डी ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, आपको पता है डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है, तभी इनको बोला जाता है डी जेनरेट। कभी भी केमिस्ट्री में डी जेनरेट टर्म आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा कि डी जेनरेट का मतलब ही होता है डी जेनरेट। ये टर्म जहां भी आए इसका मतलब होता है एनर्जी भैया बराबर है, सेम एनर्जी, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, बराबर है, सेम एनर्जी। जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल के पास जिसकी एनर्जी सेम थी, इसलिए मैंने एनर्जी टर्म सेम लिख दिया, जिसकी एनर्जी सेम थी, जैसे ही डी ऑर्बिटल जैसे ही लिगेंड टकराया, इसको टकराने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, ठीक है। ये कैसे स्प्लिट हो गए, 2 ऊपर 3 नीचे चले गए, ठीक है। ये स्प्लिट क्यों हुआ है अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग इसीलिए होती है क्योंकि जो डी ऑर्बिटल में अपन कहते हैं एनर्जी तो बराबर है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल के साथ तो उस समय जो उनका ओरिएंटेशन है, जब आप देखिए डम्बल टाइप का डायग्राम बनाते हो, डी एक्स वाई डी वाई जेड, इन सब का जब आप डायग्राम बनाते हो ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें हम देखते हैं कि सारों का अलग अलग है। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो जो एक्सेस पे है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले से। मैं जो भी कहना चाह रही हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब डी ऑर्बिटल से लिगेंड टकराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये जो स्प्लिटिंग हुई है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की, ये क्यों हुई है, ये हमको पढ़ना है। तो डी जेनरेट डी ऑर्बिटल्स है इन अ फ्री मेटल आयन, द 5 डी ऑर्बिटल्स, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है, डी जेनरेट है, ठीक है। मतलब कि इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं इनको तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सिमेट्री बिगड़ जाती है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जब लिगेंड आते हैं डी ऑर्बिटल के पास तो आप जानते हैं कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सारे डी जनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी बराबर है। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन के पास, जब लिगेंड जो है वो क्या करता है, इंटरैक्शन करने के लिए आता है मेटल के साथ, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और सबका डिजाइन अलग अलग होता है। डिजाइन का मतलब कि ओरिएंटेशन, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर मुझे dxy बनाना है तो ये ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार से जब मुझे dz² बनाना होगा, dz², देखो आप ये हो गया dz², ठीक है। dz² जो है वो ये बीच में इसके ऐसे घूमता रहता है, लेकिन जब इसके पास जब लिगेंड आता है तो ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिगेंड आ रहा है, अब लिगेंड बिल्कुल इसके एक्सेस पे टकराता है, ठीक है। तो इसके भी ये जो है, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं जो आखिरी वाले हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं और इस रिपल्शन फील करने की वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं और 3 नीचे चले जाते हैं। जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिनको कम एनर्जी की जरूरत है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये है इनकी स्प्लिटिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बेसिकली। अब जो भी इतना सारा आपको थ्योरेटिकल लिखा हुआ आ रहा था, इस बार मैं चाह नहीं रही थी इतना थ्योरी लिखूं, पर लिख दी मैंने, पर ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। 2 टाइप का इंटरेक्शन, पहला है अट्रैक्शन, इंटरेक्शन बोल रही है, 2 तरीके का इंटरेक्शन, पहला अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। तो सोचो कितनी अजीब सी बात है, मेटल में
अट्रैक्शन, मेटल और लिगेंड के बीच में ये दोनों अट्रैक्शन भी कर रहे हैं और ये दोनों रिपल्शन भी कर रहे हैं। भाई पहले मिले भी, फिर लड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, सिंपल। अट्रैक्शन मीन्स दे आर कमिंग क्लोजर। मेटल और लिगेंड क्या है, पास पास आ रहे हैं। ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। तो ये पहले तो क्या हो रहे हैं, इन लोग एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है, मेटल और लिगेंड इन लोग के में 36 का आंकड़ा हो गया भाई, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है इनमें। तो ये हमको समझना है क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। एक बार अट्रैक्शन हो रहा है, फिर एक बार रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन क्यों हो रहा है, अब हमको ये चीज़ समझना है। आप बहुत ही क्लियरली और ध्यान से समझिए क्यों होता है। इस डायग्राम को आप देखो। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने अभी पढ़े कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें उसके कुल मिला के कितने हिस्से हैं, 5 है, ठीक है। अभी आपने पढ़े कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये डी जेड वाई आप लिख रहे हैं। तो ये जो है, ये देखो ये कहाँ पर है, एक्सिस पे तो बने नहीं है। आप इसको देख रहे होगे, ये कैसा बना है, ये यहाँ पे बना है, ऐसे करके बना है, ठीक है। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा, ये हमने बनाए हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक। अब ये बन रहे हैं ये तीनों पेयर, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को x और इसी को y मानना है, बिल्कुल कोई ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो मैं इसको मान लूँ z मान लूँ, मैं इसको x मान लूँ, तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं रहता है। अपन पढ़ते आते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि इसी को मान लो, तो आप किसी भी एक्सिस कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब देखिए, अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, जब लिगेंड आएगा, ठीक है, लिगेंड जब मेटल के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो और इसके पास जो है वो, ये बिल्कुल एक्सिस पे है, ठीक है। ये किस पे बना है, ये एक्सिस पे बना है, तो बिल्कुल सामने टू सामने टकराएंगे, एक्सियल इंटरैक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इंटरैक्शन, इसको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है, एक्सियल इंटरैक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल, क्योंकि ये एक्सिस पर नहीं है। तो जब लिगेंड आता है, अट्रैक्ट करता है मेटल के साथ, तो जो भी एक्सियल वाले मतलब कौन कौन से, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनके बीच में रिपल्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ये वाले दो टो बने हैं, इनका रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनके बीच में, भैया एक्सेस में है, तो एक्सियल जो है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, और ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, इसका मतलब इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब कि ये हुआ कि एनर्जी ज़्यादा इसीलिए लग रही है क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा था। रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, तो मतलब कि ये स्टेबल नहीं होंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन है, जब इसके पास लिगेंड अप्रोच करता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिपल्शन नहीं होगा, ये रिपल्शन फील करेगा, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत ही कम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनकी लो एनर्जी से भी काम चल जाती है, इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। तो इनकी ये वाले कंडीशन का अगर देखोगे तो इनके बीच में रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो एनर्जी कम की जरूरत पड़ेगी, और ये स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो रिपल्शन इज मिनिमम किसके केस में, इसके केस में। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये वाले जो नीचे वाले 3 हैं, इनके बीच में रिपल्शन क्या है, कम है, रिपल्शन इज, ठीक है। और इसके बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, हमेशा याद रखना क्यों ज़्यादा होता है। कोई पूछेगा क्यों रिपल्शन ज़्यादा है उसमें, तो रिपल्शन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जो लिगेंड है वो एक्सिस पे टकराते हैं, इसीलिए उसको एक्सियल बोला जाता है, और इसको नॉन एक्सियल बोला जाता है। और जब कभी भी एक्सिस टू एक्सिस टकराएंगे तो उनके बीच में जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सामने टू सामने, हेड टू हेड कोलाइड हो रहे हैं। तो इसीलिए जो ओरिएंटेशन है, जो अब मैं बार बार ये टर्म आ रहा था ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, तो भाई बिल्कुल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जिसका ओरिएंटेशन जैसा रहेगा उसका रिपल्शन। नाउ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्यों होती है, इसी तरीके का आपको कहीं डायग्राम दिखेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है किसी तरीके का दिखे। कभी कभी ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, मेरा कहने का मतलब है ये वाली, ठीक है, तो ये नहीं भी रहती है, डायरेक्टली ऐसे इसको खींच के इसको बना देते हैं, मतलब कि ये, अब डायग्राम को ख़राब करना है तो कर ही दो, ये ऐसे बना के, ऐसे बना के, ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, अब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, ठीक है। कैसे स्प्लिट हो गया, ये इस तरीके से स्प्लिट हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स, राइट। वो एनर्जी का गैप है, सब देख लो पूरा कंप्लीट,
चलो, तो ये d ऑर्बिटल है फ्री आयन की। नॉर्मली कोई भी d ऑर्बिटल मैंने उठाया, ये d ऑर्बिटल है। तो जब d ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो, जब कोई लिगेंड नहीं था, ये तब वाली कंडीशन है। जब लिगेंड अप्रोच किया, तो मैंने आपको बताया कि लिगेंड अप्रोच करने की वजह से, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन अलग अलग था, कोई एक्सियल में था, कोई नॉन एक्सियल में था, जिसकी वजह से जो एक्सियल में था उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो नॉन एक्सियल था, जो एक्सेस पे नहीं था, वो बेचारा कम एनर्जी को भी लेके नीचे सेट हो गया। तो ये वाला जो है वो क्या है, आपका नॉन एक्सियल है जो नीचे है, और ऊपर वाले क्या है, एक्सियल है। ये स्प्लिटिंग है d ऑर्बिटल, जिसको स्प्लिटिंग बोला जाता है, ठीक है। और ये स्प्लिट हो गई। अब देखो, अभी जो स्प्लिट हुई है जो नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। T2G कैसे याद रखोगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ऊपर जो है इसको बोला जाता है EG। ये दो फॉर्म में, ये CFT में जो थ्योरी पढ़ोगे आप, उसमें ये चीज दिए गई, ये मैंने नहीं रखी हूँ, तो आप मेरे से पूछने लोगे ऐसे क्यों किया आपने, ठीक है। और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए आपको अलग अलग पढ़ना है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टा के लिए अलग है, टेट्रा के लिए अलग है, बस कुछ फर्क नहीं, EG और T2G ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये T2G हो गया नीचे वाला, जहाँ पे 3 है, और ऊपर वाला EG हो गया। ये जो ये दोनों के बीच में जो आप गैप देख रहे हो, ये जो इतना बड़ा मगरमच्छ ने मुंह खोला है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। डेल्टा से शो करते हैं। ऐसा अगर 0 लिखा है, 0 नहीं O लिखा है, तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर T लिखा है तो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये अब इसके बीच की भी एनर्जी अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच की भी एनर्जी अलग होगी। सबका अपन अलग अलग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये है ऑल टुगेदर डायग्राम d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का, कि कैसे d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। 5 रहते हैं, 5 से 3 2 ऊपर चले जाते हैं EG, और 3 नीचे T2G जिसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। वाई d ऑर्बिटल से स्प्लिटिंग, क्यों स्प्लिट हो रहे हैं भाई, इसीलिए स्प्लिट हो रहे हैं क्योंकि लिगेंड अप्रोच कर रहा है, और जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो किसी में रिपल्शन ज्यादा है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है वो ऊपर चला जा रहा है, जिसमें रिपल्शन कम है वो नीचे हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे जब हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, यही सब जो d ऑर्बिटल है ना, जब एप्लीकेशन आप पढ़ना शुरू करोगे, इसी में आप पढ़ेंगे dd ट्रांजिशन वगैरह, ठीक है। तो बात करूंगी मैं आगे ना। द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स, 2 सेट में d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। एक होता है T2G और एक होता है EG, ठीक है। T2G की एनर्जी कम रहती है, लोअर सेट ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है, ठीक है। दिस सेट्स इंक्लूड्स द, क्या क्या इंक्लूड करता है, DXY, DXZ, DYZ ऑर्बिटल, 3 जो रहते हैं। ये ऑर्बिटल जो है वो कहाँ पॉइंट करते हैं लिगेंड के, नॉन एक्सियल एरिया में। सो दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड एंड रिमेन इन लोअर एनर्जी। ये मैंने आपको समझा दिया। EG जो है वो हायर एनर्जी सेट है। हायर एनर्जी सेट क्यों है, मत पढ़ो, ये जो यहाँ पे लिखा है, इसको लिखा हुआ मत पढ़ो, आप अपने मन से लिख सकते हो। EG को हायर एनर्जी सेट क्यों बोला गया, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो एक्सेस से टकराते हैं दोनों, ठीक है, आमने सामने रहते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी, उनका रिपल्शन ज्यादा है, और रिपल्शन ज्यादा है तो उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है, जिसके वजह से ऊपर वाले एरिया में सेट हो जाते हैं। तो दिस सेट इंक्लूड्स द DXY, Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल। दीज ऑर्बिटल पॉइंट डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस, सीधे सीधे एक्सिस पे इन लोग जो है वो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल एक्सिस के सामने सामने टकराते हैं, इसलिए एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। सो दे एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, जिसके वजह से वो हायर एनर्जी को ऑप्ट कर लेते हैं। अब दिस एनर्जी डिफरेंस, ये जो एनर्जी डिफरेंस है दो सेट के बीच के, T2G और EG के बीच का, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आता डिफाइन करने को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, दो ऑर्बिटल के सेट के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा जीरो, मतलब ये स्प्लिटिंग एनर्जी का, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है मेटल आयन के चार्ज के ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, मेटल आयंस के चार्ज के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल जब करोगे तब समझ आएगा। द लीगेंड देमसेल्व्स, और लीगेंड पर भी डिपेंड करता है। कुछ लीगेंड जो है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करवाते हैं, कुछ लीगेंड कम स्प्लिटिंग करवाते हैं। ये जो कम और ज्यादा है ये कैसे समझ में आएगा, ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के समझ में आएगा। कैसे, ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताती स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रैंक्स ligands based on their ability to cause splitting of the d orbital. Ligand that cause largest splitting, that is delta, are called strong field ligand, while those that causes smaller splitting
आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड्स, राइट। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, जिनको हम स्मॉल भी बोलते हैं, इसका स्मॉल डेल्टा रहता है, वो IBrClFOH NH2 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 EnNO2 CnCO। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, वर्नर थ्योरी, उसमें भी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का चार्ट टेबल दिखाया था। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि जो स्प्लिटिंग होती है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, सो इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द मेटल, मेटल पर तो डिपेंड करेगी, और दूसरी वो लिगेंड इटसेल्फ पे भी डिपेंड करती है, लिगेंड पे भी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो डायग्राम बनाते हो आप, ये बनेगा ऐसा, ठीक है। ये इनके बीच का गैप देख रहे हैं आप, ठीक। ये हो गया किसके लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अगर यही होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको थोड़ा फैला दो, तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, जो CF क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गर द लिगेंड मोर विल बी द स्प्लिटिंग, जितनी ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड को रैंक करवाती है, भाई तू ज़्यादा ताकतवर है तो कम ताकतवर है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल, वीक में क्या आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या आते हैं। यही चीज़ हमने VBT में भी पढ़ रहे थे, तब भी मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की बात की थी। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ को याद रखना। तो ठीक है, इस वीडियो में हम अभी इतना ही समझते हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल था। अब इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम बात करेंगे पूरा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसी कैसी। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।